जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्या, ऊर्जा उपापचयन अर्थात एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत हम आज की क्लास में करेंगे भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। आज की क्लास में हम, जैसे हमने बताया, हम करेंगे भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड स्ट्रेस। बट इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जाना था एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा आखिरकार होती क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा था जूल क्या होता है, मेगा जूल के बारे में हमने जाना था। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी, नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको इजीली मिल जाएगी। आज सुबह 9 बजे ही हमारी ये क्लास हुई है, जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक से, एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखते हैं भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। तो भोजन का ऊर्जा मूल्य उसके रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करता है। किसके? केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करता है। वे खाद्य पदार्थ जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी आदि। उपरोक्त भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है, अतः इनका ऊर्जा मूल्य क्या होगा? कम होता है। इसके ठीक विपरीत उन भोज्य पदार्थों में जिनमें जलांश की मात्रा कम होती है ऊर्जा मूल्य अधिक होता है, जैसे गुड़, शक्कर, घी, तेल, काजू, बादाम, पिस्ता, मक्खन आदि। भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः दो विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि अर्थात इनडायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि बॉम्ब कैलोरीमीटर के उपयोग से, ध्यान दीजिएगा प्रत्यक्ष विधि में कैसे मापा जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के उपयोग से, और अप्रत्यक्ष विधि में ऑक्सी कैलोरी के उपयोग से। प्रत्यक्ष विधि क्या है? तो भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ की एक निश्चित क्या होती है मात्रा को जलाकर उससे संपन्न ताप को प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है। इसके लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया? अमेरिकन वैज्ञानिक अटवाटर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बन जाता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप बता सकते हैं कि इसका आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक अटवाटर के द्वारा किया गया। इस यंत्र में स्टील का एक भारी बर्तन होता है जिसे बॉम्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसमें क्या होता है, इस यंत्र में स्टील का एक भारी बर्तन होता है जिसे क्या कहते हैं? बॉम्ब कहते हैं। इसका भीतरी भाग प्लेटिनम से पॉलिश किया होता है। इसमें एक पेचदार ढक्कन लगा होता है जिसकी सहायता से इसे अच्छी तरह से कसकर बंद किया जा सकता है। जिन भोज्य पदार्थों की मात्रा ज्ञात करनी होती है उसे एक निश्चित मात्रा में तौलकर उसे गोली यानी कि पैलेट फॉर्म के रूप में बना ली जाती है तथा इस गोली को प्याले नुमा बर्तन में रखकर बॉम्ब के अंदर रख दिया जाता है। बॉम्ब ताप कुचालक होता है। बॉम्ब के ढक्कन में एक कपाट लगा होता है जिसके द्वारा इसमें O2 प्रविष्ट कराया जाता है, यानी कि O2 का प्रवेश कराया जाता है। बॉम्ब में O2 तब तक प्रविष्ट कराया जाता है जब तक कि बॉम्ब कैप्सूल क्या होता है में O2 का दबाव 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच ना हो जाए। तत्पश्चात O2 प्रवाहित करना बंद कर देते हैं। बॉम्ब को एक बर्तन में रखे पानी में रखते हैं जिसकी मात्रा एवं तापमान निश्चित रहता है। पानी भरे बर्तन में थर्मामीटर रखा जाता है। पानी के तापक्रम को प्रति मिनट नोट किया जाता है। जब पानी का तापमान एक समान स्थिर हो जाता है तथा 5 मिनट के बाद भी पानी के तापक्रम में कोई अंतर नहीं आता, तब भोजन के नमूने को जो प्याले नुमा बर्तन में गोली के आकार में रखी रहती है बिजली के फ्यूज के द्वारा जलाई जाती है।
बॉम्ब में O2 उपस्थित रहने के कारण खाद्य पदार्थ शीघ्रता से जलने लगता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा भोज्य पदार्थ वाले बर्तन के बाहर उपस्थित जल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे पानी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ तापमान जल में लगे थर्मामीटर द्वारा पढ़ लिया जाता है। बढ़े हुए ताप क्रम से ऊष्मा ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार एक निश्चित मात्रा के भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण ताप उत्पादन को नापा जाता है। ये देखिए, आप फिगर से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ये है बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये देखिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये है आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर। आप देख सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा। नापने के बाद गणना निम्नानुसार की जाती है। जैसे देखते हैं उदाहरण, माना कि गेहूं का वजन कितना है, 5 ग्राम है। गेहूं कितना है, 5 ग्राम है। बॉम्ब के बाहर बर्तन में जल की मात्रा कितनी है, 4000 ग्राम है। कैलोरीमीटर के वजन के समतुल्य जल की मात्रा 500 ग्राम है। कुल पानी की मात्रा 4000 + 500 = कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। पानी का प्रारंभिक तापमान स्टार्टिंग में 2 डिग्री सेल्सियस। भोजन के दहन के बाद का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अर्थात अंतिम तापमान, अर्थात तापमान में वृद्धि कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस - 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 24 को 20 से माइनस कर दिया जाएगा। पानी तथा कैलोरी मीटर द्वारा प्राप्त ऊष्मा 4500 इंटू 4, ध्यान दीजिएगा, 4500 इंटू 4 = 1800 कैलोरी = 18 किलो कैलोरी। अब चूंकि 5 ग्राम गेहूं से 18 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम गेहूं से ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, 5 ग्राम गेहूं से 18 किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम गेहूं से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 5 से 18 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.6 किलो कैलोरी। अतः 1 ग्राम गेहूं से 3.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। बॉम्ब कैलोरी मीटर द्वारा निश्चित किया गया कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन का ऊर्जा मूल्य निम्नानुसार आप देख सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोज = 4.1 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन = 4.65 कैलोरी और 1 ग्राम वसा = 9.45 कैलोरी। तो ये तो हमने देखा क्या, प्रत्यक्ष विधि द्वारा बॉम्ब कैलोरी मीटर का उपयोग। अब अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए एक दूसरी विधि का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि में O2 की उतनी मात्रा को जो खाद्य पदार्थों के जलाने के काम में प्रयुक्त की जाती है को मापा जाता है। O2 के मूल्य के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है, वही उस भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य कहलाता है। इसके लिए बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है, परंतु यह विधि बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है। बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर विधि एक बार देख लेते हैं। तो इस यंत्र का आविष्कार बेनेडिक्ट ने किया था। किसने किया था, बेनेडिक्ट ने किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इस कैलोरी मीटर का नाम भी बेनेडिक्ट कैलोरी मीटर पड़ा। इस यंत्र में एक कक्ष यानी कि चैम्बर होता है। इसी कक्ष में उन भोज्य पदार्थों को रखा जाता है जिनका ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना होता है। भोज्य पदार्थ को तौल कर वजन कर लिया जाता है। इस यंत्र में एक क्या होता है, स्पाइरोमीटर लगा होता है तथा एक सोडा लाइम कंटेनर रहता है। इसमें सोडा लाइम भरा रहता है। भोजन को जलने से जो ऊर्जा निकलती है वह सोडा लाइम द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। भोजन के जलने में जो O2 प्रयुक्त की जाती है उसकी गणना करके भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य यानी कि फ्यूल वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य यानी कि फिजिकोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड देखते हैं। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर में भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, वसा एवं कार्बोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है। वसा एवं कार्बोज के जलने से CO2 H2O एवं क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। प्रोटीन के जलने से CO2 यूरिया एवं ऊष्मा निकलता है।
परंतु मानव जब इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो शरीर में इन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य भोज्य पदार्थों के जलाने से उत्पन्न ऊर्जा मूल्य से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को जब कैलोरी मीटर में रखकर लगाया जाता है तो उसमें उपस्थित जो फाइबर होता है यह भी जलकर ऊष्मा देता है, जबकि मनुष्य में इन रेशों का उपयोग ऊष्मा प्रदान के लिए नहीं होता, अतः ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। नंबर 2, व्यक्ति के शरीर में सभी भोज्य पदार्थों का पूर्णतः पाचन नहीं होता तथा इनका कुछ अंश बिना पचे ही शरीर द्वारा मल मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। यानी ऐसा थोड़े जो हम खाते सारा का सारा पच जाता है, इसलिए भी शरीर में भोजन का ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण, प्रोटीन का पूर्ण अवशोषण कभी नहीं होता, इसका कुछ भाग यूरिया के रूप में परिवर्तित होकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। नंबर 3, शरीर में पाचन, अवशोषण एवं उपापचय एवं चयापचय, ध्यान दीजिएगा उपा नहीं है, चयापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का एक अंश नष्ट हो जाता है। तो उपरोक्त कारणों से भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य भोजन के वास्तविक ऊर्जा मूल्य से कम हो जाता है। भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य देख लेते हैं। कार्बोज इक्वल टू 4.0 किलो कैलोरी, वसा 9.0 किलो कैलोरी और प्रोटीन 4.0 किलो कैलोरी। यह शारीरिक ऊर्जा मूल्य अटवाटर तथा ब्रायनेट द्वारा निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? अटवाटर तथा ब्रायनेट के द्वारा निर्धारित किया गया। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों एवं प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में कार्बोज का 98%, वसा का 95% तथा प्रोटीन का 92% भाग ही पाचन के बाद अवशोषित यानी कि अब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रकार कार्बोज का 2%, वसा का 5% तथा प्रोटीन का 8% भाग पाचन एवं अवशोषण के दौरान ही नष्ट हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन के चयापचय से उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में 1.25 किलो कैलोरी ग्राम मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार प्रोटीन का कुछ अंश यूं ही व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के वास्तविक एवं शारीरिक ऊर्जा मूल्य को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है। देखते हैं तालिका, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये देखिए, भोज्य पदार्थों का वास्तविक एवं शारीरिक ऊर्जा मूल्य है। भोज्य पदार्थ है, वास्तविक ऊर्जा मूल्य किलो कैलोरी ग्राम में, और पाचन में ऊर्जा का व्यय, और पाचन के बाद कुल प्राप्त ऊर्जा, और चयापचय के बाद भोज्य ऊर्जा का नाश। तो कार्बोज वास्तविक मूल्य क्या है? 4.1। पाचन में जो व्यर्थ होती है ऊर्जा उसका कितना है? ये देखिए, प्रोटीन 5.62 और भोज्य ऊर्जा का व्यय आप देख सकते हैं, वसा 9.45 का व्यय, पाचन के बाद कार्बोज 4.0 और चयापचय के बाद 4.0 ही, और पाचन के बाद 5.2 और 1.25। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बताइए क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें दीजिए। क्लास आपको किस तरीके की लग रही है, समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं अन्यथा नहीं, जो भी है जैसा भी है प्लीज़ फीडबैक अवश्य दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।